आओ बच्चे, अब हम लोग अपनी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कहता है मेटल व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने HCl को डाइल्यूट करके डाला था। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एसिड? ऐसा एसिड जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, दैट इज व्हाट वी कॉल डाइल्यूट एसिड। हम लोग मैक्सिमम जो छोटे बच्चे रहते हैं, हम लोग 11th-12th क्लास वाले या 10th वाले, उसके साथ जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एज ए टीचर, तो हम लोग ज़्यादा यही लेते हैं कि डाइल्यूट ही एसिड हम लोग यूज़ कर सकें। वाई सो? डाइल्यूट एसिड के अंदर जो स्पिलिंग आउट का जो खतरा है वो कम होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन ये नहीं दिखाता, रिएक्शन होगा लेकिन थोड़ा समय लगाने के बाद। अगर हम इसी को हम कंसनट्रेटेड ले लें तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग डाइल्यूट एसिड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड्स हमारी लैब्स में होते हैं, लेकिन हम फिर भी डाइल्यूट एसिड को ही ज़्यादा यूज़ करने में यूज़ करते हैं। क्लियर? आप समझो, कहते हैं मेटल एसिड के साथ यूज़ होकर मेटल मेटालिक सोल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बिल्कुल ट्रू बात है। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सल्फ्यूरिक एसिड भी कोई वीक एसिड नहीं है, इट्स आल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो, स्ट्रॉन्ग और डाइल्यूट में फर्क होता है। डाइल्यूट मतलब पानी मिलाना, स्ट्रॉन्ग मतलब कि वो एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो, अगर हम उसको डिसोसिएट करने के लिए पानी डालें तो। अब मैंने सोडियम के साथ इसको रिएक्ट करवाया। जिस बच्चे को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आता वो समझ सकता है। सोडियम हाई रिएक्टिव है। अगर आपको याद हो केदारनाथ की मालिका, है ना बच्चे? तो देख, सोडियम का हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, कर सकता है। सर सोडियम बहुत ऊपर है, हाइड्रोजन बहुत नीचे है। सोडियम ऊपर होने का मतलब ये है सोडियम इज हाई रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता हुआ सल्फेट के साथ रहना शुरू कर दे तो हाइड्रोजन रोड पे धक्के खा रहा बेचारा, क्या करे, अकेला हो गया। पहले आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहा था, अब बात अलग हो गई है। ऐसे मैग्नीशियम के साथ हुआ, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इट विल बिकम मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। सर ऊपर वाले में 2 आया, नीचे वाले में नहीं आया। वैलेंसी है, ऐसे ही चलती है। फिर भी देखो कैसे होता है। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की -2। ये इसके पैर में, इसके पैर में, Na के पैर में 2, SO के पैर में कुछ भी नहीं, 1 होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम का करते हैं। मैग्नीशियम का +2 और सल्फेट का -2, तो इधर आ जाएगा, ठीक है, बाहर जाके बैठ। तो Mg के पैर में 2 और SO4 के पैर में भी क्या होगा 2 से 2 कटेगा, इट विल बिकम MgSO4, ठीक है। इसको ध्यान से एक बार समझो कैसे हो रहा है। ये नीचे क्रॉसिंग अप करी है, ठीक है, खड़ा होकर देख बेटे। सोडियम की वैलेंसी +1 है, सल्फेट की -2 है। -2 की वैलेंसी सोडियम के पैर में आएगी, सोडियम की +1 की वैलेंसी सल्फेट के पैर में जाएगी, तो इसलिए Na2SO4। सिमिलरली विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की -2 है, इसकी पैर में आएगी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम वाली वैलेंसी जाएगी सल्फेट के पैर में, 2 से 2 कट जाएगा, इट विल बिकम मैग्नीशियम सल्फेट ओनली लाइक MgSO4, 2 से 2 कट चुका है। ऐसे ही सबको हम लोग बनाते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, ये छोटी क्लासेस की बातें हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ सो दैट आप लोगों को रिएक्शंस रट्टे ना मारने पड़े। कहाँ 2 है कहाँ नहीं है, रट्टे ना मारो आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को बस ये बताओ कि कैसे इनको रखना है, आगे का रिएक्शन आपका दिमाग खुद करे। कितने केमिकल रिएक्शन लर्न कर लोगे, है ना? सारे लर्न नहीं होते मेरे बच्चे, बस तुझे ये याद रखना है मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म दिस। एसिड वगैरह दिया होगा अपने आप से, दिया होगा तो बेस्ट है, नहीं दिया होगा तेरे पास 4-5 एसिड की तेरे को पता ही है, होते ही है। HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, सबके साथ करके दिखाना होगा। सबके साथ होता ही नहीं है ना रिएक्शन। अब देख नाइट्रिक के साथ बात करते हैं हम लोग। हाँ बोलो। मेटल सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर मेटल आता हो। आगे मैक्सिमम जो आप लोगों को मैं सॉल्ट बता रहा हूँ उसके अंदर मेटल होता है। आगे देखते हैं, NaCl, ये सल्फेट है ना, सॉल्ट का नाम सल्फेट है, आगे मेटल लगा हुआ, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, मेटालिक सॉल्ट है ना। और ऐसे एल्यूमिनियम से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। जिंक जो है क्या डिस्प्लेस कर सकता है इसको, कर सकता है, जिंक सल्फेट। आयरन कर सकता है, कर सकता है। हाइड्रोजन बहुत नीचे, आयरन बहुत ऊपर है, नहीं समझ आ रहा। अब बात आती है कॉपर की। हाँ भाई, क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, बहुत कम रिएक्टिव है, तो नो रिएक्शन टेक प्लेस। एनी डाउट टिल नाउ? अब बात करते हैं हम लोग एसिड चेंज करके।
एसिड जो हमारे पास आया है दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। वैसे तो नाइट्रिक एसिड ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेक प्लेस करता है जब तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता, ठीक है। इसका रीज़न कभी कभी आ जाता है, बट ध्यान से सुनना। बुक में थोड़ा टिपिकल टाइप से लिखा हुआ, मैं तुम्हें तो आसान तरीके से समझाता हूँ क्या कहता है। ये नहीं कह रहा कि नाइट्रिक एसिड रिएक्शन नहीं करता, नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है, बस हाइड्रोजन फॉर्म नहीं करता। नाउ द रीजन इज वाई। सब तो कर रहे हैं, बाकी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या तकलीफ है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो ज़्यादा ही कुछ ऑक्सीडाइज है, ठीक है। वो अपने साथ वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से जब हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पानी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर जो नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्साइड है वो साथ वाले को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली। तो जब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते क्या बन जाएगा? पानी। इसलिए मैक्सिमम केसेस के अंदर नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन नहीं बनता, लिखा हुआ व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन नहीं निकलता। लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं जो कि रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन निकलता है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। एक्सेप्शन है ये दोनों, ठीक है। एक्सेप्शन होते ही ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, और जो ये रीजन मैंने दिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्लियर है? छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बाकी सबके साथ तो हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, ये लिख के दे देते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बट द हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन रिएक्ट विद मेटल एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वाई? और अगर लिख देता है राइट टू एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स व्हिच रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मतलब कि पहले तो ये लिखो भाई नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जो मिक्स होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो यहाँ पे होता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन आयन एंड व्हिच विल बिकम वाटर। सेकंड जो उसने पूछा कि भैया कौन से एक्सेप्शन है? ये दोनों एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन ही वैसे? क्योंकि ये उतना ऑक्सीडाइज नहीं होते, सिंपल सी बात है। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि कॉपर जो है किसी भी एसिड के साथ नहीं रिएक्ट हो रहा। इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉपर, ठीक है। कॉपर तो कुछ ना कुछ देर बाद, कुछ दिनों तक तो रिएक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड, गोल्ड को कुछ भी कर ले, वो किसी भी एसिड के साथ, किसी भी बेस के साथ, किसी भी ऑक्सीजन के साथ, किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसी भी गैस के साथ रिएक्ट नहीं होता। और आपके पास लाइव एग्जांपल है आपकी मदर, जिन्होंने कुछ 10-12 साल पहले कोई ज्वेलरी पहनी थी, आज तक कैरी करते हुए आ रही है। एक होती है ना मम्मी की घर की ज्वेलरी जो घर पे पहन के रखती है, इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ रिंग, इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ इयररिंग्स। मुझे नहीं बताओ आपके घर में क्या है मम्मी, ठीक है, जिसको मम्मी मतलब ऐसे ही पहन लेती है, गोल्ड की है, और आज तक उसकी चमक वैसी की वैसी, यहाँ घिस चुकी है वो, लेकिन आज भी शाइन मार रही है, ठीक है। तो बात आती है इसके अंदर कि सर जब ये किसी रिएक्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो फिर रिएक्शन के लिए आप हमें बता ही क्यों रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा होता है हमें कभी कभी गोल्ड को साफ करना पड़ता है, ठीक है। गोल्ड को क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर गंद लग गया, मिट्टी लगी, ये लगी, वो लगी। और हम जब लोग गोल्ड बनाते हैं तो उसके ऊपर ना पॉलिशिंग होती है गोल्ड की। गोल्ड बन गया, रिंग बन गई, ठीक है, उसके ऊपर गोल्ड की ही पॉलिश होगी, जिसकी वजह से उसकी शाइन एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। नहीं, एक मिनट। अब क्या है उसके अंदर, क्या उसकी शाइन जो है एनहेंस हो गई है। हमने 10-12 साल पहना, वो गोल्ड की अपर लेयर निकल गई, अब बड़ा डल डल सा दिख रहा है उसके अंदर। वो हमने जो पाउडर लगाया, जो हमने जो भी हम अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते थे उसके ऊपर भी लग जाता था। आज वो बहुत गंदी पड़ी है। हमने बहुत कोशिश करी उसको टूथपेस्ट लगा के ब्रश के साथ साफ करने की, ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग उसको बर्तन वाले अंकल के पास ले गए, उसको अंकल ने बीम डाला, उसके ऊपर फिर चमकाने की कोशिश की, अभी भी वो डल की डल है, स्क्रैचेस लगा गया। सर क्या गोल्ड की रिंग 15 साल से मम्मी ने पहन रखी थी, उतारी तो बहुत गंदी थी, अंदर बाहर से बहुत डिजाइन थे उसके अंदर, तो साफ नहीं हो पा रही थी। हम गोल्ड स्मिथ अंकल के पास ले गए, ज्वेलरी वाले अंकल के पास ले गए, उसने बोला इट्स हार्डली टेक 5 मिनट्स टू क्लीन इट। 5 मिनट? एक्चुअली 5 मिनट भी लगते, हार्डली टेक 10 to 15 सेकेंड्स।
ठीक है, दे हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज आल्सो नोन एज एक्वा रिजिया। उसमें अंकल क्या करते हैं, एक कोई चिमटा विमटा से लेते हैं, चिमटी लेते हैं, ठीक है, टोंग लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको उस सॉल्यूशन में डालते हैं, निकालते हैं, खत्म हो गया था, ये लो, ठीक है। अब बात ये है कि एक्वा रिजिया जो है सॉल्यूशन हमारे पास वो कैसे बनता है। ये दो एसिड्स के मिक्सचर से बनता है, और ये जो दो एसिड का मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर प्रोपोर्शन होना बहुत जरूरी है। उसको जरा देखो किस किस से वो बनता है। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने वीडियोस में कभी देखा होगा, जंग नहीं उतर रहा, वो लोग एक सॉल्यूशन डालते हैं, जंग ऐसे निकल के भाग जाता है। पेंट नहीं निकल रहा, पेंट ऐसे निकल के भाग जाता है। कोई मेटल खराब हो रहा है, उसको ऐसे के ऐसे साफ हो जाता है, वो इतनी जल्दी कैसा हो सकता है। वो हैव एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर मान ले 4 ग्राम का मैंने सॉल्यूशन बनाया तो उसके अंदर 1 ग्राम क्या है, नाइट्रिक एसिड। हाथ पे लग जाते हैं, फिर हाथ गया, कभी तो टोंग बोलता यूज करना है, ठीक है, इसलिए तुम्हारे घरों में नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक जगह के पास होता है, एक स्पेसिफिक जगह में होता है। और 3 ग्राम उसके अंदर हम डालना है HCl, ठीक है, 1 ग्राम HNO3 और 3 ग्राम HCl। इससे क्या होगा, क्या होगा इससे ना, इससे बनेगा एक्वा रिजिया। क्या बनेगा, एक्वा रिजिया। एक ऐसा सॉल्यूशन है, मतलब यही है, फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ सॉल्यूशन, नाम है बताएगा। हाँ, सॉल्यूशंस का फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं तेरे को बोलूं नींबू पानी का फॉर्मूला बता, तो नहीं बता सकते ना। नींबू और पानी आ गया फॉर्मूला, ठीक है। सिट्रिक एसिड भी है उसके अंदर, उसका फॉर्मूला है। पानी है, उसका फॉर्मूला है। शुगर है, उसका फॉर्मूला है। नमक है, उसका फॉर्मूला है। तो एक नया फॉर्मूला बना क्या, बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ इट्स अ सॉल्यूशन। अगर वो कंपाउंड होता, इट विल बिकम अ न्यू कंपाउंड। इफ इट बिकम अ न्यू कंपाउंड, तो उसकी न्यू प्रॉपर्टी होती, न्यू सारी चीजें होती, तो वो एक कंपाउंड होता, उसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ, जिसके अंदर 1 पार्ट डलता है HNO3, 3 पार्ट डलते हैं HCl। दिस इज एक्वा रिजिया, और बहुत यूजफुल होता है जब हम किसी मेटल को साफ करना चाहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये यूज होता है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, ठीक है, गोल्ड सिल्वर मतलब ज्वेलरी के लिए ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर। कॉपर के लिए भी यूज होता था। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर जो सॉल्ट है यहाँ पे, ये कॉपर सल्फेट है। वैसे ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन दिखता है हम लोगों को। जब हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट और कॉपर निकलता है। इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वंस अगेन अगर आप देखो, अगर मैं बात करूं इसके अंदर कॉपर की, तो कॉपर यहाँ नीचे है, ठीक है। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, और जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव है। क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? कर सकता है सर। जिंक हाई रिएक्टिव है और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, तो जिंक ज़्यादा पावरफुल है। क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? आंसर इज यस। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा जिंक सल्फेट। ध्यान से देखो, जिंक क्या आएगा सल्फेट के बाद, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस Cu, मतलब कि आपके पास कॉपर अलग हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही एक और केमिकल रिएक्शन आपके पास CuSO4 का ही सेम रिएक्शन है, जिसके अंदर Fe से रिएक्शन होता है। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है ब्लू कलर का, भी आपको बताया था मैंने। आयरन कौन से कलर का होता है? आयरन ऑक्साइड नहीं है बच्चे, ग्रे सर, ग्रेइश कलर का होता है ना। अच्छा, अब जब बनता है FeSO4, FeSO4 का कलर कौन बताएगा? रेड होता है सर। नहीं, ग्रीन कलर का होता है वैसे ये, ठीक है। हाँ, ग्रीनिश येलो का, पेल ग्रीनिश कलर का होता है। और साथ में क्या निकलेगा? Cu वंस अगेन। कॉपर कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है। ब्राउन कलर की होता है, रेड का नहीं। हाँ, रेडिश ब्राउन, ठीक है। लिखा भी हुआ है यार रेडिश ब्राउन, वो कोई नहीं पता क्या चलेगा, ठीक है। रेड ब्राउन ये भी है और रेड ब्राउन ये भी है। जी, जिंक। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक आता है कि जो मेटल रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वो ऐसा क्यों है, वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है?
और जो मेटल रिएक्टिव कम है मेटल हाइड्रोजन से वो ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो इसको हम लोग वैसे एक्सप्लेन करते थे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, कार्बन वाले में नहीं। कार्बन वाला तो हमारी एक केमिस्ट्री ही अलग है, इसका नेक्स्ट चैप्टर मतलब कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि अब चैप्टर हमारे सिलेबस से कट हो गया है, तो इसलिए अभी समझाना पड़ेगा लोगों को। देखो जी जितने भी मेटल हमारे पास सोडियम है एग्जाम्पल के लिए, तो दे आर लाइक दिस, ठीक है। मैग्नीशियम है, ये रहा। और अगर मैं बात करूं, अच्छा बात क्या होती है कि हाइड्रोजन से ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, कम रिएक्टिव क्यों, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिव ये सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने आयंस को इजीली लूज कर देता है, अपने आयंस को क्या करता है, इजीली लूज करता है, जिसकी वजह से नया केमिकल रिएक्शन बनने में आसानी होती है, ठीक है। और ऐसे के ऐसे मेटल्स जो अपने आयंस को लूज या तो करते ही नहीं है, ठीक है, या करना ही नहीं चाहते, या करते हुए बड़ी दिक्कतों के बाद करते हैं, उन मेटल्स को हम लोग बोलते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ही नहीं चाहते या बहुत लेट लूज करते हैं। तो वो वैसे मेटल्स कौन से मेटल होते हैं, जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। नहीं समझ आई बात, नहीं आई? नहीं। अगर हम लोग बात को ऐसे समझे कि एग्जांपल से कि मेरे पास चार दोस्त खड़े हैं, ठीक है, कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं। कोई इंसान आया हमसे बोलता है कि यार मेरे पास ना मेरा पर्स गुम हो गया, मेरे को 10-20 रुपये दे दो, मैं आज बस से घर चला जाऊँगा, ठीक है। हमने 4 लोग खड़े हैं, एक अपनी ऑडी से आया, एक मर्सिडीज से आया और अपनी एक कैमरे गाड़ी देखी तुमने, कैमरे से आया, ठीक है, और हम बाइक से आए। अमीर कौन है सबसे? ऑडी मर्सिडीज वाला। सबसे ज़्यादा पैसे जल्दी किसको देने चाहिए थे? BMW वाले। चल BMW या मर्सिडीज, ये तीनों की तीनों ही अमीर है, तीनों 10-10 रुपये तो देते कम से कम, दे ही नहीं रहे। मैंने कहा यार कितने चाहिए? 10 रुपये चाहिए, ये ले 10 रुपये। अमीर हुआ कौन? कैसे? वो हुए ना जो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे वो हाई रिएक्टिव है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है कितने वो मैटर नहीं कर रहा, ठीक है, सेकेंडरी मैटर करता है वैसे वो, लेकिन कितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो सबसे ज़्यादा इजीली पता लगता है। इज इट क्लियर? आई समझ? नहीं आई? नहीं आई तो वो भी देख लेना। मेरे पास एक है लिथियम, सोडियम और एक है पोटेशियम। इन सब में से तीनों में से सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, ठीक है, ध्यान से देखना। पोटेशियम के पास होते हैं मेरे हिसाब से 19, इसके पास होते हैं 11 और इसके पास होते हैं 3। सर आप बोलेंगे हाँ वही बात हुई सर, देखो पैसा इसके पास ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर इसके में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर बात को ध्यान से समझें हम लोग, तो समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखें। इसका अपने न्यूट्रॉन से कितनी दूरी है? ज़्यादा दूरी है या कम दूरी है? ज़्यादा है। ये है पोटेशियम, इसी के साथ बनाते हैं सोडियम को, यहाँ पे बनाते हैं। अब मैंने 8 बॉक्स में डाले, लिख दिया 8 है, 1 है। इसका अपने न्यूक्लियस से दूरी कितनी है? कम है। अब लिथियम बनाते हैं, इसकी बताओ दूरी बहुत कम है। अब होता क्या है, न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का लूज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूरी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन का लूज करना थोड़ा इजी हुआ, दूरी और बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन का लूज करना और इजी हुआ। दैट इज द रीजन कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम एंड कंपेयर टू लिथियम। पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। हाँ नीचे आता था, रिएक्टिव होंगे पोटेशियम, नहीं नीचे आता था। पोटेशियम के बाद अगर तू पीरियोडिक टेबल देखे अपना, उसके नीचे जो जो होते रहेंगे इसी ग्रुप के अंदर, तो वो और रिएक्टिव होंगे। सी कैल्शियम तो बेटा इसके साइड में आता ना, वो इससे कम होगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आता, बता तो रहा हूँ मैं, उसके अंदर कहानी खाली नीचे आने से नहीं होती। अब जैसे जैसे तू राइट में जाता रहेगा ना, रिएक्टिविटी और कम होती जाएगी। तो ये समझ
सिंपल भाषा में जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है वो हाई रिएक्टिव है, जो धीरे लूज करता है वो लो रिएक्टिव है। खत्म। ठीक है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो जल्दी लूज करते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले आराम से लूज करते हैं। ठीक है ना, बस इतनी सी कहानी समझ लोगे तब भी तुम्हारा काम समझ जाएगा। बाकी मैंने कोशिश करी है आपको ये बात समझाने की, ठीक है, क्योंकि ये हमारे चैप्टर में है ही नहीं। वो चैप्टर ही ऐसे था जब हम ऊपर से नीचे, नीचे राइट लेफ्ट से राइट जाते थे, सारी चीज़ समझ आ जाती थी। सिलेबस लेफ्ट से राइट जाते थे। पीरियोडिक टेबल था बच्चे, ऊपर से नीचे आया, ये देखिए सेम है, सेम ग्रुप के चलते थे ऐसे करके, फिर ऐसे ना सेम पीरियड भी आते थे। यहाँ पोटेशियम आया, यहाँ कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम आया, क्वार्ट्ज, निकल, कोबाल्ट, गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है, ऐसे कर करके जाते हैं जिनॉन रेडॉन तक चले जाता था, जिनॉन तक जाएगा, तो इसके बाद नीचे आएगा, फिर ऐसे ही एक और चलेगी पूरी की पूरी। तो हैं इनका नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, इसके नंबर ऑफ शेल्स 4 हैं, सबके 4 होंगे। कैल्शियम के भी 4 है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, क्वार्ट्ज, निकल, कोबाल्ट, गैलियम, सबके सेम होंगे। ठीक है, 4 के 4 ही उसके अंदर क्या होंगे, शेल्स होंगे। ऊपर से नीचे आएगा, एक चीज कॉमन होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन होगा। ये एक ही के हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। अभी तुमने परेशान नहीं होना, जो साइंस लेगा उसको पढ़ ही लेगा नहीं हो। अगर ये होता तुम्हारे सिलेबस में बहुत मजेदार लॉजिकल, तुम्हें लॉजिक समझ आता केमिस्ट्री चल कैसे ली, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हम आप इसको समझा नहीं पा रहे। इसलिए 3 साल पहले अगर बच्चों को डाउट पूछता ना केमिस्ट्री में, सर ऐसा क्यों, मैं उसको बोलता लास्ट वाला चैप्टर विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, चैप्टर ही नहीं बचा हुआ। मैंने अभी कोशिश करी है वो सब चीज़ें समझाने की, अदरवाइज तो पूरा चैप्टर खोलना पड़ेगा मुझे उसके लिए। तो अभी तुम यही एक कहानी समझो कि इलेक्ट्रॉन जो जल्दी लूज कर रहा है वो हाई रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जो लेट लूज कर रहा है ये लूज ही नहीं कर रहा वो लो रिएक्टिव है। सिंपल सी कहानी है, समझ। चले आगे, चलो। अब छोटी छोटी और भी कहानियां हैं, जैसे मेटल के साथ क्लोरीन का रिएक्शन दे दिया, ठीक है, या मेटल के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दिया। तो ये सब छोटे छोटे हैं, कोई इसके अंदर ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। जैसे क्लोरीन का रिएक्शन करवा दिया, सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करवा दिया, क्लोरीन गैस क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन आयन करवा दिया, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ऐसे करके ये सीधे सीधे चलते रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई तामझाम है नहीं। अगला टॉपिक देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, ठीक है। ये बहुत अनइवन सा टॉपिक है, बहुत रेयर केसेस में आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल, इसमें क्या करना था, मेटल विद क्लोरीन था, ठीक है। ये है हाइड्रोजन के साथ, इसमें 2 ही इन्होंने मेटल लिखे हुए हैं, एक सोडियम है और एक कैल्शियम है, ठीक है। आई बात समझ, बोलो आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर, ठीक है। इसमें ज़्यादा वो हाँ मैंने पढ़ा दिया। अब हमारे पास न्यू टॉपिक आता है नॉन मेटल। क्या आता है,